तो क्या कभी हमने ध्यान दिया है कि यह जो वायु प्रदूषण हो रहा है हमारे आसपास, उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? तो हम देखेंगे कि CO2 उत्सर्जन जो है, वह जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है हमारे वायु को, यानी हमारे एयर को पोल्यूट करती है बहुत सबसे ज़्यादा। तो यह जो उत्सर्जन है उसके विनिमय के भी कुछ एक्ट बनाए गए हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम किसी नेट पे जाके तुम सर्च करोगे तो तुम्हें आसानी से पता चलेगा कि किस प्रकार से CO2 का जो उत्सर्जन है उसके विनिमय का एक्ट बना गया है और वो क्या कार्य करता है। तो दुनिया भर में प्रदूषण की वजह से CO2 का उत्सर्जन पिछले साल से अब तक में सबसे ऊंचे के स्तर पर पहुंच गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने कहा कि नए आंकड़ों ने धरती के तापमान को कम करने की जो कोशिशें हम कर रहे हैं उन सबको धक्का पहुंचाया है। मतलब CO2 से हम जानते हैं कि ये जो आजकल ग्लोबल वार्मिंग की बातें हम सुन रहे हैं, तो CO2 ग्लोबल वार्मिंग को करने में सबसे ज़्यादा मदद करता है। तो उसको कम करने की जो हम बातें कर रहे हैं, जो कोशिशें की जा रही हैं, वह सब फिर भी इस पॉल्यूशन के कारण नहीं हो पा रहा है। इस प्रोग्राम को कहीं ना कहीं वो खींच रहा है पीछे। तो हमें जानना है कि ये CO2 उत्सर्जन जो हो रहा है उसे हम किस प्रकार से उसका निपटारा कर सकें या उसे कम से कम उत्सर्जित करें, ताकि जो पॉल्यूशन है वह कम हो और धरती का जो टेम्परेचर है वह बढ़े नहीं, वह कम रहे। वैज्ञानिकों ने हमें यह चेतावनी दी है कि अगर धरती के तापमान को 2 डिग्री तक कम रखने की कोशिशें जो हम कर रहे हैं वह कामयाब नहीं हो पा रही है, और अगर यह नहीं हो पाया तो हमें बहुत ही तकलीफ़ें झेलनी पड़ेंगी। बहुत सारे मौसम के ऐसे बदलाव होंगे जो कि बहुत भयानक नतीजे दे सकते हैं, जैसे कि बाढ़, तूफान, समुद्र में ज्वर और समुद्र के स्तर का बढ़ना, जिससे कि बहुत सारी जो ऐसी सिटीज़ हैं जो कि समुद्र तल के पास बसी हुई हैं, वह उनके डूबने का खतरा हो सकता है। तो और बहुत सारी ऐसी नई प्रजातियां या फिर जो ऑलरेडी जो प्रजातियां कम हैं उन सब के भी विलुप्त होने का खतरा बढ़ जाएगा। क्योंकि कुछ ऐसे जब हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा जैव विविधता में कि कुछ ऐसे जीव हैं जो कि एक इसी नॉर्मल टेम्परेचर पे जी सकते हैं, शायद टेम्परेचर बढ़ने से उनका पूरा अस्तित्व ही खत्म हो जाए। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं इसके लिए हमें चेतावनी जो है वह ये एजेंसियों द्वारा मिलती रहती हैं, जिस पे कि हम सभी को थोड़ा थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। कई प्रजातियों के जो नष्ट हो जाने से हमें क्या होगा, उनके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ, उनसे जो फ़ायदे हैं वो सब नहीं मिल पाएंगे। तो पेरिस के एक एजेंसी ने अपनी वेबसाइट पर ये लिखा भी है कि 2010 में ऊर्जा से जुड़े CO2 का उत्सर्जन इतिहास के सबसे ऊंचे स्तर पर था। तो अब हम खुद देखें कि 2010 में जब ये सबसे ऊंचे स्तर पे था, आखिर उसके पहले हमने कहीं कोशिश की, जो वो कोशिश जो थी 2010 में फेल हो गई या नहीं हो पाई। उसके बाद की रीडिंग में भी हम लोग देखेंगे कि थोड़ा बहुत कमी आई है, लेकिन अभी भी वह मानक से इतनी नीचे नहीं है। तो जो CO2 उत्सर्जन के विनिमय का जो मानक है उस पर हम खड़े नहीं उतर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वायु प्रदूषण में CO2 का जितना हाथ है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमें प्रयासरत रहना चाहिए। अब आइए हम बात करते हैं वायु प्रदूषण के बाद जल प्रदूषण की। जल प्रदूषण में अगर हम इंडिया में बात करें तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, हमारी गंगा माँ। तो गंगा की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि गंगा को हम सबसे पवित्र और शुद्ध जल, गंगा का जल को मानते थे। लेकिन क्या वह जल इतना शुद्ध है कि उसे हम आज भी उसी तरह प्रयोग में ला सकते हैं जैसा कि हम 50 साल पहले लाते थे या 100 साल पहले के लोग लाते थे? तो इसी पे हम चर्चा करते हैं आगे गंगा के पानी के बारे में। तो गंगा के प्रदूषण के बारे में हम बात करते हैं। गंगा हिमालय में स्थित अपने उद्गम स्थान गंगोत्री से निकल के बंगाल की खाड़ी या गंगा सागर तक 2500 किलोमीटर तक का सफ़र जो है वह तय करती है। इस यात्रा में इसके किनारे स्थित 100 से भी अधिक शहर जो हैं उसमें अपना कचरा, मल मूत्र आदि का त्याग करते हैं, जिसके कारण अधिक नगरों से इसे एक नाले का जैसा रूप प्राप्त होता है।
इसका पूरा कचरा जो है वह इन नगरों द्वारा उत्सर्जित जो होते हैं, इन कचरों का जो पूरा जो वो लोग निपटारा करते हैं वह इसी गंगा में कर देते हैं, जिसके कारण गंगा का जल प्रदूषित हो गया, ना तो पीने लायक रहता है और ना ही कोई और कार्य करने के लायक वो बच पाता है। वह जब प्रभाव बहता है उसका, तो लगता है कि जैसे गंगा का जो शीतल जल और स्वच्छ जल है वह एक कचरे के नाली के जैसा, बहाव के जैसा दिखता है। तो इसके अतिरिक्त मानव के भी अन्य क्रियाकलाप जो हैं वह भी इस पे असर डालते हैं। जैसे हम पीने के लिए पानी का उपयोग करने के बजाय इसमें हम नहाना, अपने जानवरों को धोना और मल मूत्र त्याग करना, इन सारी चीज़ों का जो है वह हम उसमें करना शुरू करते हैं, जिसके कारण गंगा का जल जो है वह उसकी अपनी गुणवत्ता को वह छोड़ चुका है। और इसी गुणवत्ता को जो छोड़ने के कारण गंगा का जो प्रदूषण है उसे हम मापने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार और कितना गंगा का जल प्रदूषित हुआ है। तो हम पाते हैं कि गंगा का जल अब पीने लायक तो बिल्कुल ही नहीं बचा। इसकी जो क्षमता है, जो गुण है कि यह जल कभी खराब नहीं होता, वह भी अपना स्तर कहीं ना कहीं नीचे लाता जा रहा है। तो आखिर इससे क्या होगा और आखिर गंगा में कितना प्रदूषण है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो 1985 में गंगा सफाई योजना नाम से एक योजना बनी, जिसके कारण हम गंगा के ऊपर अपना ध्यान सरकार ने दिया और गंगा की सफाई के ऊपर अपना ध्यान दिया। तो हम आगे देखेंगे कि गंगा में किस प्रकार के प्रदूषण है। तो हम जानते हैं कि एक कोलीफॉर्म बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया का वो एक फॉर्म है जिसे कि हम कोलीफॉर्म कहते हैं। वह बैक्टीरिया की एक स्पीशीज़ है जो कि गंगा के जल में बहुत ही अधिक मात्रा में पाई गई। और यह बैक्टीरिया असल में कहाँ पाई जाती है? यह बैक्टीरिया ज़्यादातर मनुष्य की आंत यानी कि इंटेस्टाइन में पाई जाती है। और वह कैसे गंगा तक पहुंच गई? इसका मतलब है कि गंगा में प्रदूषण का स्तर अगर मापना है तो हम सबसे पहले गंगा में कोलीफॉर्म नामक बैक्टीरिया का काउंट को हम लोग गिनते हैं कि वह किस लेवल तक पहुंची है, जिससे कि हम प्रत्येक शहर में और प्रत्येक उसके गंगा के रास्ते में आने वाले शहरों को हम गिनते हैं कि वहाँ पे कितने फॉर्म्स हैं, कोलीफॉर्म बैक्टीरिया कितने पाए जा रहे हैं वहाँ के पानी में, जिस प्रकार से हम उसे एक ग्राफ के रूप में आगे समझेंगे। तो हम देखते हैं कि भारत कृषि प्रधान तो है, मगर जल से भारत में गंगा या और भी बड़ी नदियां जो हैं, इन सब के जल में हमें मछलियां प्राप्त होती हैं, जिससे कि हमें भोजन का भी स्रोत मिलता है। तो हमने देखा कि गंगा में इस तरह प्रकार से जो कोलीफॉर्म बैक्टीरिया का जो प्रदूषण है वो बढ़ते जाने से गंगा में मछलियां भी मरने लगी हैं। तो इस सभी प्रोग्राम को, इस सभी चीज़ों को करने के लिए, स्वच्छता लाने के लिए नमामि गंगे प्रोग्राम एक इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन है जो अप्रोच करता है किस चीज़ को? वह एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है यूनियन गवर्नमेंट का, हमारे इंडिया का, जो कि जून 2014 में शुरू किया गया है, ताकि इसके जो अपने उद्देश्य हैं उसकी पूर्ति के लिए। अब इसके उद्देश्य कौन कौन से हैं? तो इसके दो महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। पहला, इफेक्टिव अबंडेंस ऑफ पॉल्यूशन कंजर्वेशन, मतलब पॉल्यूशन जो हो रहा है उसको हम किस प्रकार से कंजर्व करें, कम करें, एबंडोनेट करें, मतलब कि खत्म करें। ठीक है। और दूसरा क्या है? रीजेन्युएट ऑफ रिवर गंगा, मतलब कि गंगा नदी जिस प्रकार पहले स्वच्छता और गुणवत्तापूर्ण थी, उसको उसी प्रकार उसके उस स्तर पर लाया जा सके।